यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज 18 नवंबर 2018 के प्राइमरी पेपर के सेक्शन बाल विकास को लेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। गलत। संज्ञानात्मक संकार्य है, ये हो सकता है। स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, नहीं। परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है, नहीं। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, हो सकता है। वाक्यों के निर्माण से, नहीं। शब्दों के निर्माण से, नहीं, क्योंकि ये जो है ये छोटी इकाई नहीं है। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की जो छोटी इकाई है उसको हम लोग कहते हैं अक्षर। ना क्षरत इति क्षरा, अक्षर होती है इसकी सबसे छोटी इकाई। तो अक्षर व शब्दों के मध्य साहचर्य से हमें भाषा सीखने का आरंभ करना चाहिए। समावेशी कक्षा में किस प्रकार का बालक शामिल होता है? केवल विशिष्ट छात्र, नहीं। केवल सामान्य छात्र, नहीं। बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र, नहीं। वहाँ पर सामान्य और विशिष्ट छात्र सम्मिलित होता है। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? नीरसता संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष, इनमें से कौन सा नहीं? जब गणित संबंधी अधिगम अक्षमता है तो फिर ये कैलकुलेशन संबंधी होगी, तो ये गणना दोष इसका बिल्कुल सही होगा। पठन दोष को हम लोग डिसलेक्सिया भी कहते हैं, डिसलेक्सिया भी पठन दोष को कहा जाता है। ठीक है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। समावेशीकरण की हम सफलता की बात कर रहे हैं, ये पॉजिटिव एटीट्यूड है बिल्कुल, तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव वर्ड को ही लेना है। इस तरीके के प्रश्नों में हम सब्सट्रैक्शन की नीति के साथ में प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यह विकल्प नकारात्मक है, नहीं होगा। नकारात्मक विकल्प नहीं होगा, यह भी नकारात्मक है। क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी ना होना, अलगाववाद, इसमें संवेदनशीलता पॉजिटिव वर्ड है, यही विकल्प इसका सही होगा। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? संवेग व्यवहारात्मक भी होता है, दैहिक भी होता है, संज्ञानात्मक भी होता है, तो इसका तत्व नहीं है। ये इसके जो तत्व हैं व्यवहारात्मक, दैहिक और संज्ञानात्मक इसके तत्व हैं, नहीं शब्द पूछा है तो संवेदी उसका तत्व नहीं है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, यह नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, यह विकल्प सही है। यह है आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी ने 3 टाइप से ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष बताए थे, जिसमें ज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन है। निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? अच्छा शिक्षण जनतांत्रिक भी होता है, सहानुभूतिपूर्ण भी होता है, वांछनीय सूचनाएं देने वाला भी होता है, नहीं है। तो स्वेच्छाचारी, अर्थात जहाँ पर स्वेच्छाचारी जो शब्द होता है वो एक नकारात्मक वर्ड है, जिसमें आपका अध्यापक की अहम भूमिका होती है। बच्चे के अनुभवों को हम लोग प्रेफरेंस नहीं देते हैं। ठीक है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा का जो सिद्धांत है वो विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया है। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम ने दिया है। मैस्लो के द्वारा मांग का सिद्धांत दिया गया था, आवश्यकता का सिद्धांत जिसे कहते हैं, और इन्होंने अभिप्रेरणा का प्रयोजन थ्योरी भी दी थी। कौन सी? अभिप्रेरणा का प्रयोजन थ्योरी, थ्योरी। हजबर्ग के द्वारा दोहरा कारक सिद्धांत दिया गया था, दोहरा कारक सिद्धांत, और स्किनर के द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया गया है। स्किनर के द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया है। आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? यह सूचना प्रक्रियाकरण से संबंधित है। अग्रिम व्यवस्थापक जो प्रतिमान है वो डेविड आशुवेल ने इसको दिया था, डेविड आशुवेल। अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान डेविड आशुवेल ने दिया था। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। यह जो है
आपका शिक्षण को पढ़ाने का एक तरीका होता है। और इसमें इन डेविड आशुवेल जो है वो अमेरिका के निवासी थे और इनकी जो फेमस बुक है एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो बुक है, केवल एजुकेशनल साइकोलॉजी, वो की थॉर्नडाइक की बुक है ये। और अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान जो है वो संज्ञानात्मक कॉग्निटिव ब्रांच से रिलेट करता है, संबंध रखता है। इसके अनोदर नेम है सार्थक मौखिक अधिगम सिद्धांत, सार्थक शाब्दिक अधिगम सिद्धांत, प्रदत्त संज्ञानात्मक प्रतिमान, अर्थपूर्ण शाब्दिक एवं मौखिक अधिगम सिद्धांत, प्राप्त अधिगम का सिद्धांत, समावेशन सिद्धांत, आत्मसात सिद्धांत, अग्रिम आयोजकों का सिद्धांत। इसके अतिरिक्त फैक्ट हैं, अग्रिम जो संगठनात्मक प्रतिमान है वह अनुभवों और तत्वों के बोध पर विशेष बल देता है, अमूर्त प्रत्ययों के अध्ययन पर बल देता है, सूचना प्रक्रियाकरण पर बल देता है और इसकी जो प्रोसेस है वो निगमनात्मक पद्धति को फॉलो करता है। इसके 4 तत्व हैं, लक्ष्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन। और डेविड आशुवेल ने अधिगम के 4 प्रकार से बताया कि अधिगम जो है वो 4 प्रकार से होता है। एक अभिग्रहण से, दूसरा सार्थक अधिगम होता है, तीसरा रटंत प्रणाली और चौथा अन्वेषण यानी खोज के द्वारा। ठीक है, ये बहुत ही फेमस है अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान। इसके कई नाम हैं, यहाँ से प्रश्न आते रहे हैं तो इसलिए मैंने इसको एक विषय के रूप में आपके सामने प्रेजेंट किया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। कौशलों का स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशलों का स्थानांतरण, इसका अर्थ होता है कौशलों का विकास, कौशलों का विकास। कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। रेखीय अभिक्रम, शाखीय अभिक्रम, तैयारी और अर्जन। कौशल का स्थानांतरण जो होता है वो हम कौशलों का एक विषय से दूसरे विषय में स्थानांतरण करते हैं। कौशल अंतरण जो है वो की एक गति है ना कि उद्देश्य, अर्थात इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बाकी जो ये शाखीय अभिक्रम और रेखीय अभिक्रम, तैयारी तथा अर्जन है, ये शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो आपका नॉर्मन एक्राउड के द्वारा दिया गया है, नॉर्मन एक्राउड के द्वारा। और रेखीय अभिक्रम स्किनर के द्वारा दिया गया है। और इसमें एक और होता है जैसे मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन, मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन वो आपका थॉमस एफ गिलबर्ट ने दिया है, थॉमस एफ गिलबर्ट। यह प्रमुख अभिक्रमित अनुदेशन है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन और मैथमेटिकल अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। जिसमें से पहला रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, दूसरा शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, तीसरा मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन, चौथा स्वनिर्देशित अविदेशित अनुदेशन और 5वां कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को स्किनर ने दिया था और इसे हम लोग इसको स्किनर के द्वारा दिया गया है और यह श्रृंखला अभिक्रम या बाह्य अनुदेशन भी कहलाता है। इसका अतिरिक्त नाम जो है वो श्रृंखला अनुदेशन एंड बाह्य अनुदेशन, श्रृंखला एंड बाह्य अनुदेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हाँ, इसमें क्या होता है, एक जो अभिक्रम बनाए जाते हैं वो सीधी रेखा के रूप में होते हैं और प्रत्येक फ्रेम से एक नया फ्रेम निकलता है। इस प्रकार यह एक श्रृंखला की भांति एक दूसरे से जुड़े हुए तथा एक क्रम में होते हैं। किसी भी फ्रेम की उपशाखाएं नहीं होती हैं, जैसे कि ये देखा जा सकता है, ये रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है और ये जो है वो शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन है। इसमें ब्रांचेस निकली हुई हैं, देखिए ये सब ब्रांचेस निकली हुई हैं। ठीक है, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो आपका नॉर्मन एक्राउड के द्वारा दिया है एंड मैथमेटिक्स अभिक्रमित जो अनुदेशन है वो थॉमस एफ गिलबर्ट के द्वारा दिया है। सॉरी, ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। तो 12वां जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है सरल से कठिन की ओर? यह है
अनिश्चित से निश्चित की ओर, यह भी है। दृश्य से अदृश्य की ओर, यह भी है। निगमन से आगमन की ओर, यह आपका एक टीचिंग मेथड है। ये क्या है? एक टीचिंग मेथड है, टीचिंग मेथड। कुछ प्रमुख शिक्षण सूत्र आपके निम्न हैं, जैसे सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर, अनुभूति से युक्त युक्त की ओर, और प्रकृति का अनुसरण, यह नैसर्गिक होता है। ठीक है, इसमें से ये सभी महत्वपूर्ण हैं, यह किसी भी क्रम में आपसे पूछे जा सकते हैं। मेन चीज़ ये सरल से जटिल की ओर, जो कि हार्वर्ड के द्वारा दिया गया है, यह हार्वर्ड ने दिया था। ठीक है, आगे और एक महत्वपूर्ण है पूर्ण से अंश की ओर, जो कि जिसे गेस्टाल्ट थ्योरी पर बेस्ड भी माना जाता है, गेस्टाल्ट थ्योरी पर बेस्ड। ठीक है, बाकी ये आप देख लें। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न 13वें प्रश्न पर कहता है हमसे, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण के कई प्रश्न हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रथम पद होता है वो योजना बनाना होता है। यह सूक्ष्म शिक्षण का डायग्राम है, इसमें सबसे पहले आप योजना बनाते हैं, फिर शिक्षण करते हैं, फिर प्रतिपुष्टि जिसे फीडबैक कहते हैं, फीडबैक देंगे, और उसके बाद में आप पुनः योजना बनाएंगे और पुनः शिक्षण करेंगे, फिर पुनः फीडबैक देंगे। यह जो रहता है आपका सूक्ष्म शिक्षण, और हर एक स्टेप में आपको 6 मिनट का टाइम मिलता है। तो ये पूरी जो सूक्ष्म शिक्षण की जो प्रोसेस होती है वो 36 मिनट की होती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? अवबोध जो स्तर है वो क्या है? अवबोध के स्तर में आपका आता है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। संश्लेषण, मूल्यांकन। तो इसमें कौन सा मैच कर रहा है? अनुप्रयोग। ये जो वाक्य हैं ये आपके क्रियात्मक और भावात्मक पक्ष से संबंध रखते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो ज्ञानात्मक, भावात्मक एंड क्रियात्मक पक्षों में शैक्षिक उद्देश्यों को डिवाइड करती है। यह शैक्षिक उद्देश्यों को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण है। तो ज्ञानात्मक में ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, एंड भावात्मक में आग्रहणता होती है, अनुक्रिया होती है, फिर आकलन होता है, फिर संगठन होता है, फिर मूल्य का चरित्रीकरण होता है। क्रियात्मक में सबसे पहले प्रत्यक्षीकरण, फिर व्यवस्था, फिर निर्देशात्मक क्रिया, फिर कार्यप्रणाली, फिर जटिल प्रत्यक्ष प्रक्रिया। अगले प्रश्न पर बढ़ते हुए, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो इसमें तीनों विकल्प सही हैं। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? वह सुनकर के आ रहा है तो यहाँ पर ध्वनि संवेदना होगी। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की जो अवधि है वो कितनी है? 2 से 7 वर्ष होती है। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसमें 4 स्टेजेस बताई गई हैं। इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष होती है, यह 2 से 7 वर्ष होती है, यह 7 से 11 वर्ष होती है, और यह 11 से 15 वर्ष होती है लगभग। तो इसकी 4 स्टेजेस हैं: इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? भविष्य के योजना की सूझबूझ यही नहीं है, क्योंकि भविष्य के योजना की सूझबूझ जो होता है वो बच्चा किशोर अवस्था में करता है। बाकी काल्पनिक कथाओं में रुचि भी रखता है, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति भी होती है, काल्पनिक भय का अंत भी कर लेता है बाल्यावस्था में।
इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? चॉम्स्की। पेवलोव ने आपका क्लासिकल अनुबंधन थ्योरी दी थी। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि की डेफिनेशन दी थी और मैस्लो ने मांग का सिद्धांत दिया था। ठीक है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? थॉर्नडाइक ने अधिगम के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत से अपने सिद्धांत को प्रकट किया। संकेत अधिगम जो है वो R.M. गैने के द्वारा अधिगम के 8 सोपान बताए गए थे, जिसमें जो निचला स्तर है वो संकेत अधिगम का है। तो यह वही अधिगम है R.M. गैने के द्वारा। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? गिरोह जो अवस्था होती है वो 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण होता है, अर्थात यह उत्तर बाल्यावस्था की एक एज है, उत्तर बाल्यावस्था की एज है। अगला प्रश्न आता है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? पियाजे के 4 स्टेजेस हैं। एक आपका आता है संवेदना गामक जनित अवस्था, दूसरा आपका आता है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी आती है मूर्त, और चौथी आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी पूछ रहा है तो तीसरी आपकी मूर्त आएगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। जैसा कि हम लोग अभी ये पीछे देख भी चुके थे, इसकी जो तीसरी स्टेज है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, जिसकी एज होती है 7 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? तो अधिगम की इच्छा शामिल है, रुचि भी शामिल होती है, प्रेरणा भी शामिल होती है, विषय वस्तु का स्वरूप शामिल नहीं होता है। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायतापरक व्यवहार सामाजिक मूल्य है, प्राथमिक लक्ष्य नहीं है, मूल प्रवृत्ति भी नहीं है, आक्रामकता का आवश्यकता भी नहीं है। पश्चात अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो ये स्वतः शोध के उदाहरण हैं। ये एक्चुअली में पश्चात अन्वेषण साधन साध्य विश्लेषण जो है वो स्वतः शोध को फाइंड करने के मेथड्स हैं। ठीक है। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा है? यह कथन गेट्स के द्वारा कहा गया है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, जबकि आयोग ने इसे रॉस माना है। ठीक है। जबकि रॉस ने अधिगम के पठार की, जो सीखने की पठार की डेफिनेशन दी है, सीखने के पठार की डेफिनेशन इन्होंने दी है, आयोग ने रॉस माना है, जबकि यह डेफिनेशन गेट्स के द्वारा दी गई है। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो अधिगम के जो प्राथमिक नियम है थॉर्नडाइक के अनुसार, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो ये 3 हो चुके हैं, ये नहीं है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया जो सिद्धांत है वो व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। आगे जो प्रश्न है, अगले प्रश्न में क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंधन है। यह स्किनर के द्वारा दिया गया है, इसे स्किनर ने दिया है और चूहे पर प्रयोग किया है स्किनर ने। ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत, उत्सर्जित अनुबंधन सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, जो कि अभी पूछा गया था, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, यह भी पूछा जा चुका है, और कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत, RS थ्योरी या R टाइप थ्योरी भी इसे कहते हैं, यह भी पूछी जा चुकी है। इस पेपर का अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, यही इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष पर बल दिया है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, सही है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, सही है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, यह कथन भी सही है। तो एक विशेषता नहीं है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, यह गलत है, क्योंकि अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से किया जा सकता है। थैंक यू। एंड अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जो घंटी होती है हमारी उसको दबा दीजिए, जिससे कि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।